लिए कोशिश करिए कि अपनी तबीयत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें आप लोग, ओके। और जिसके एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, वो लोग अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें अच्छे से और अच्छा एग्जाम दें। एग्जाम बस खत्म ही होने वाले वैसे भी एसएससी जीडी के, और फरवरी में खत्म हो जाएंगे एसएससी जीडी के एग्जाम। बाकी जिसके एग्जाम अच्छे से हो गया है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, जो वो चाहता है वही रिजल्ट है, और जिसका भी बच गया है उसका एग्जाम भी अच्छा जाए और रिजल्ट भी अच्छा जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये जो लेक्चर है ये हमारा करंट अपडेट्स का लेक्चर है, तो ये शाम को ये लेक्चर नहीं आ पाया था, अभी मैं मॉर्निंग में इसको कवर कर लूंगा। तो जो करंट अपडेट है मॉर्निंग का 28 जनवरी 2023, इसके करंट अपडेट की हम बात करेंगे, क्योंकि क्या है आज डेट, क्या है आज डेट है 28 जनवरी 2023, 23 ऑफ जनवरी 2023। इसके मॉर्निंग के करंट अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपका इंडियन रेलवे लॉन्चेस आइडियल ट्रेन प्रोफाइल मैक्सिमाइज सीट यूटिलाइजेशन। तो इंडियन रेलवे ने ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। इसके जरिए क्या होगा कि ये जो आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सीट्स होती हैं रेलवे में, सीट्स होती है ना, जो आपको सीट बुक करनी होती है अपनी जब रिजर्वेशन करते हो, तो वो जो है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जा सके। मतलब इसमें इसका मतलब क्या है यूटिलाइज करने का, यहाँ पे यूटिलाइज करने से मतलब है, देखिए क्या होता है कि आप लोग जब ट्रेन बुक करते हो तो थोड़ी बहुत देर में ट्रेन की सीट बुक हो जाती है, फिर उसके बाद आप लोग जो है वेटिंग लिस्ट में चले जाते हो, फिर वेटिंग में आपका आता रहता है। तो देखिए ये जो वेटिंग वाली प्रॉब्लम है ना, इसको ज्यादा जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए इंडियन रेलवे के द्वारा। इसके लिए इंडियन रेलवे जो है ये प्लेटफॉर्म को लेके आया है, क्योंकि क्या है जो वेटिंग है वो इतनी बढ़ जाती है, इंडियन जो रेलवेज है हमारी, उसमें वेटिंग लिस्ट अगर आप देखो ना तो बहुत बहुत बढ़ जाती है। हमारी ये सीट बुक हो गई, वेटिंग जो है 4-4 5-5 तो सीट लोग जो है वो वेटिंग लिस्ट में, आपका वेटिंग लिस्ट में तैयार वो हो रहे होते हैं, बैठे होते हैं, रेडी होते हैं कि कैसी सीट मिल जाए हमको। और इतनी ये जो वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ये जो आपका लाया गया है, क्योंकि क्या है कि मान लीजिए वेटिंग लिस्ट क्लियर हो नहीं पाई और जो आदमी है वो आ नहीं रहा है, जिसकी सीट बुकिंग है उसकी रजिस्ट्रेशन है, तो अब रेलवे को तो नुकसान हो गया, उससे रेलवे को भी नुकसान हो रहा है और एक बंदा और जो है उसको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि सीट पूरी भर नहीं पा रही है और जो वेटिंग में पड़े हैं उनको भी सीट नहीं मिल पा रही और जो नॉर्मल है वो सीट भी खाली पड़ी है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है लास्ट टाइम पे मान लो किसी ने पहले सीट बुक कर रखी है, लास्ट टाइम पे उसने वो कैंसिल कर दी अपनी सीट, तो रेलवे को उसको तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, लेकिन जो सीट है वो एंड टाइम पे नहीं भर पाएगी किसी वजह से। तो फिर ये जो वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि सीट खाली रह गई, उसको ना रेलवे का कोई फायदा हो रहा है उससे, क्योंकि रेलवे के जो पैसे आने थे सीट के वो वापस दे दिए रेलवे ने, अब बाकी जो होना है वो होगा नहीं। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को जो है आपका लॉन्च किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडियन रेलवे की एक बॉडी है जिसने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। इंडियन रेलवे के जो पिछले 2 साल से इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए इंडियन रेलवे जो है काम कर रही थी। इंडियन रेलवे की एक बॉडी है सेंटर ऑफ रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर ऑफ रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर ऑफ रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये रेलवे की एक बॉडी है जिसके हेड कौन है, जिसके हेड है BR गोपाल कृष्णन। कौन है इसके हेड, इसके हेड है KR गोपाल कृष्णन। इसके BR गोपाल कृष्णन इसके हेड है, जिसने हेड किया था ये जो आपकी CRIS है, ओके, जिसने ये CRIS को हेल्ड किया था, मतलब सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम को, और इसने ये जो पूरे 2 साल की मेहनत के बाद इसको पूरे को तैयार किया है। अब 2 साल के मतलब 2 साल की मेहनत के बाद का क्या मतलब है, पहले इसको तैयार किया गया है, फिर इसको पायलट बेसिस पे चेक किया गया है। पायलट बेसिस मतलब जो हम पहले एक थोड़ी बहुत जगहों पे लॉन्च करते हैं, जैसे इसको कहाँ लॉन्च किया होगा, कुछ रेल्स पे जो आपकी ट्रेन होती है, कुछ ट्रेन पे इसको लॉन्च किया गया होगा, फिर वहां पे देखा गया होगा कैसे काम कर रहे हैं कैसे काम नहीं कर रहे, सब कुछ देखा गया होगा। देखिए क्या होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक ट्रेन पर लॉन्च कर दिया तो उसी के हिसाब से सब कुछ चलेगा, क्योंकि ट्रेन में जो लोगों के बिहेवियर होते हैं वो ट्रेन के हिसाब से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं देखिए, अब मान लीजिए कैसे ट्रेन आप बुक करोगे, जब आप ट्रेन देखोगे पहले आप देखोगे कि जहां से हम चल रहे हैं यहाँ से और एंड तक जो है मतलब जहां हमको पहुंचना है वहां के लिए कौन कौन सी ट्रेन है, पहले आप ये देखोगे, फिर आप अपने टाइम के हिसाब से देखोगे, है ना, फिर टाइम के हिसाब से देखने के बाद आप देखोगे कि सीट जो कैसे वो सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही, फिर आप देखोगे फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कर रही है ट्रेन, ये सब चीजें देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं लोग, ओके। तो जो है ट्रेन बेसिस पे, मतलब एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन के बेसिस पे ये सब चीज जो है बदलती रहती है, डेस्टिनेशन के हिसाब से, टाइम एंड डेट के हिसाब से, सीट वो ट्रेन की क्वालिटी कैसी है उसके हिसाब से, और बहुत कहाँ से होके जाएगी जो रूट है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें जो है उसके हिसाब से ट्रेन जो है बदलती रहती है, या फिर ट्रेन जो है अल्टरनेट ट्रेन कोई अवेलेबल है कि नहीं है, तो मतलब इसके बाद कोई और ट्रेन, इसके अलावा कोई और ट्रेन कहीं आसपास और किसी स्टेशन से
जो है वो है कि नहीं है अवेलेबल। तो ये सब जो चीजें होती हैं इन सबके हिसाब से ट्रेन का जो लोगों का बिहेवियर है ना चेंज, मतलब ट्रेन का जो सीट बुक करने का वो होता है वो चेंज होता रहता है। तो ये सब जो है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। इस सब का ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधे अब किसी नॉर्मल आदमी को क्या पता चलेगा कि आप सीट यहाँ पे बुक करने वाले हो नहीं करने वाले हो। तो इसीलिए जो है ये जो आपकी प्रोफाइल बनाई जा रही है, जो आपका प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है आइडियल ट्रेन प्लेटफॉर्म, ये एआई बेस्ड होगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। ये जैसे आपका प्रीवियस आपका पूरे एक प्रोफाइल बनाएगा। प्रोफाइल समझते हो आप? जैसे आप मान लीजिए व्हाट्सएप वगैरह पे आप पूरी अपनी डिटेल भरते हो, उसको प्रोफाइल कहते हैं। मान लीजिए कोई और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी आप ऑनलाइन कुछ भी करते हो, आपको सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वो आपकी एक पूरी प्रोफाइल भरनी पड़ती है, आपको पूरी प्रोफाइल आती है आपकी। उसी तरह यहाँ पे आप जो भी आपके जो नाम वगैरह वो तो सब आप जो अकाउंट बुक करोगे तो वो सब मतलब जो अपना सीट बुक करने से पहले पूरा अकाउंट बनाना पड़ता है ना। अगर आप खुद बुक करो कहीं और से बुक करो तो उसका अकाउंट होगा वहां पे। तो ये जो अकाउंट होगा उसमें आपकी पूरी डिटेल होगी। उसके बाद जो आपकी सीट बुक करी होगी पहले, कभी उससे पहले या अभी करोगे, ये सब जो होता है उसके हिसाब से कि आपने पहले कौन सी ट्रेन जो है जो बुक की थी, है ना, और आप आए थे कि नहीं आए थे, आपने टिकट कैंसिल तो नहीं किया है, और कहां से कहां तक आप ज्यादातर जाते हो, है ना। ये सब चीजें, इस सब चीजों को देख के ये आपकी पूरी प्रोफाइल में सेव हो जाएगा। जो आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी उसमें सारा कुछ सेव हो जाएगा। तो इसको जो है एनालाइज करा करेगा जो आपका इंडियन रेलवे का ये वाला सिस्टम है, आइडियल ट्रेन प्रोफाइल जो सिस्टम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पूरा इसको एनालाइज करेगा, देखेगा कैसे काम, मतलब आपका जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है ट्रेन के प्रति, आप कौन सी ट्रेन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, कौन सी ट्रेन जो है उसको जो है आप मतलब मैक्सिमम बेसिस पे आप किस ट्रेन को लेते हो, आप कहां से किस रूट की तरफ जाते हो, आपको क्या क्या फैसिलिटी सब जो है ट्रेन में देखते हो। ये सब जो कौन एनालाइज करेगा, ये आपका एनालाइज करेगा आइडियल ट्रेन प्रोफाइल जो है एआई बेस्ड सिस्टम है ये इसको पूरा इसको एनालाइज करेगा। एसपीसी वजह से ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इसको बनाया गया है। तो फिर इससे क्या होगा, अब इससे जो है हम इससे रेलवे जो है ज्यादा से ज्यादा जो परेशानी होती है, जो खाली सीट रह जाती है ना, या तो वेटिंग लिस्ट में तो लोग चले जाते हैं लेकिन सीट फिर भी खाली रह जाती है, ये वाली परेशानी जो है उसको सॉल्व कर सकती है। और जो लोगों को जो यूटिलाइजेशन है सीट्स की वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकती है, मतलब जिन लोगों को सीट नहीं मिल रही उनको सीट भी मिल जाए। और दूसरा, जो इंडियन रेलवे जो है वो भी उससे रेवेन्यू कमाए। रेवेन्यू मतलब इंडियन रेलवे भी उससे पैसे कमाए, क्योंकि इंडियन रेलवे तो जब पैसे कमाएगी ना जब लोग उस पर आएंगे। अब सीट खाली पड़ी है, उसको कोई है नहीं, तो इंडियन रेलवे को तो सीट का नुकसान ही है। तो इंडियन रेलवे का भी फायदा, और जो लोग होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनका भी फायदा हो। जैसे हम लोग हैं तो हमारा फायदा हो। तो इंडियन रेलवे ने क्या कहा है कि ये वाला जो हमने जब इसको ट्राई किया, जो हमने पायलट बेसिस पे ट्राई किया, ये 100 ट्रेन के अंदर ट्राई किया था पहले पायलट बेसिस पे। 100 मतलब 100 ट्रेन के अंदर इसको पहले ट्राई किया था, और ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। इसने कैसे परफॉर्म किया कि जब 100 ट्रेन के ऊपर इसको ट्राई किया गया तो 5 से लेके 6% तक 5 से लेके 6% तक सीट जो है वो ज्यादा भर पाई। मतलब 5 से लेके 6% तक जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये एआई बेस्ड जो प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एआई बेस्ड जो आपका प्लेटफॉर्म है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, उसका यूज किया गया 100 ट्रेन के अंदर, 100 ट्रेन के ऊपर पूरे 2 साल तक, तो उसमें क्या चेक किया गया कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसमें पाया गया कि 5 से 6% तक जो सीट है वो फालतू, मतलब जो ज्यादा भर पा रही है, पहले के मुकाबले ज्यादा भर पा रही है। ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और जैसे ही कोई ट्रेन की टिकट कैंसिल होती है, तुरंत से तुरंत वेटिंग लिस्ट पे जाके और सारा कुछ प्रोसीजर उसको कंप्लीट करता है ना। इसको किसी उसकी जरूरत नहीं है कि किसी कोई आदमी को ये पहले नोटिफिकेशन भेजेगा फिर वो आदमी कंफर्म करेगा, नहीं, ये अपने हिसाब से जो है वो कंफर्म करेगा। इसीलिए तो एआई बेस्ड बोलते हैं सर। एआई बेस्ड क्या बोलते हैं, एआई बेस्ड प्रोग्राम क्या होते हैं? ऐसे एआई बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रोग्राम होता है। देखिए इसमें इंटेलिजेंस तो आ ही रहा है, और आर्टिफिशियल मतलब क्योंकि किसी इंसान के दिमाग का तो है नहीं, कोई मशीनरी है ये पूरी, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ये जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो है अपने आप भी जो है फैसले ले सकता है, अपने आप जो है वो फैसले ले सकता है अपने हिसाब से। उसको इस हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है, पूरा जो प्रोग्राम इसका बनता है उस हिसाब से बनता है। तो जैसे ही ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे ही देखेगा कोई सीट खाली हो रही है, तुरंत से तुरंत उसको वेटिंग लिस्ट से उठा के लोग को जो भी वेटिंग लिस्ट में होगा उसको सीट उठा के वो बुक कर देगा। किसी इंसान की वेरिफिकेशन की, किसी इंसान की उसकी जरूरत नहीं है, अपने आप पूरा जो है चेक करके और बुक कर सकता है इसको। तो ये आपका जो प्लेटफॉर्म है इसका ही फायदा है। तो 5 से 6% तक सीट बढ़ रही है। देखिए अभी तो स्टार्टिंग है, हाँ अभी तो स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आएगी तो 5 से 6% से ज्यादा भी सीट बढ़ने लगेगी। 10% भी बढ़ जाएगी, 15 भी, 20% भी बढ़ जाएगी, और भी बढ़ेगी। जितनी भी बढ़ रही है परसेंटेज, उसमें लोगों का फायदा है जिनको सीट मिल पा रही है, और जो आपका रेलवे है उसको भी रेवेन्यू कमाने का फायदा। वरना जो भर नहीं रही थी तो रेलवे को भी नुकसान हो रहा था, उसके तो पैसे मारे जा रहे थे। और आज जो लोग होते हैं जो वेटिंग लिस्ट में इंतजार कर रहे हैं, वो भी अपनी जो जर्नी होती थी वो उसको नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका वेटिंग लिस्ट में चल रहा है नाम। तो इस वजह से ये जो आपका
प्लेटफॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन रेलवे के पर्सपेक्टिव से, और लोगों के जो रेलवे में ट्रेवल करते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? आरबीआई प्रपोज्ड स्ट्रेस्ड एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क फॉर क्विकर क्विकर रिजोल्यूशन। ओके, तो ये एक आपका ये जो है आरबीआई की तरफ से आया। आरबीआई जानते हो आप आरबीआई क्या है? आरबीआई है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक होता है उसको आरबीआई है। वो कौन है? इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। देखिए सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, देखिए हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी पूरे जितनी भी करेंसी से रिलेटेड चीजें होती है ना, करेंसी मतलब जो मुद्रा होती है, जिससे जितनी भी पैसे से रिलेटेड चीज हमारे देश में होंगी उन सबके ऊपर इसका कंट्रोल होता है। देखिए मान लीजिए ये तो एक सेंट्रल बैंक हो गया, ये तो सबसे ऊपर हो गया बैंक, और जितने भी हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल बैंक है, कोई एमएनसी बैंक है, कोई इंडियन बैंक है, कोई भी बैंक है, सब इसी के अंडर आएंगे। ये जो रूल्स निकालेगा, ये जो रेगुलेशंस निकालेगा, इसी की रेगुलेशंस वगैरह जो है इसको फॉलो करेंगे सब। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैंक ऑफ ऑल बैंक, है ना। जितने भी वो बैंक है उन सबका बैंक। जैसे बैंक का हमारा क्या काम होता है? हमारा जो अकाउंट होता है उसको वेरीफाई करके रखना, उसको देखना, हमारे पैसे को संभाल के रखना, ये सब किसका काम होता है? ये होता है आपका जो बैंक में हम जिसमें हमारा खाता वगैरह होता है उसमें हमको उससे लोन लेना है, जो भी कुछ है ये सारा प्रोसेस कौन देखता है? जो आपका बैंक होता है, कोई भी जो हमारे आसपास जिसमें हमारा अकाउंट है। और आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है वो जो बैंक है उसको पूरी तरह देखना, उस पर नजर रखना, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सब उसको संभालना, ये सब इसका काम है आरबीआई। ओके, तो आरबीआई ने एक प्रपोजल दिया है। क्या प्रपोज किया है? एक प्रपोजल देना मतलब एक आइडिया दिया है कि हम लोग स्ट्रेस्ड एसेट सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क बनाते हैं। किस लिए? तो जल्दी से रिजोल्यूशन हो सके, मतलब क्विकर रिजोल्यूशन हो सके। क्विक का मतलब जल्दी होता है ना, क्विक का मतलब, तो क्विक जो है हमारा रिजोल्यूशन हो सके। तो अब रिजोल्यूशन किस चीज का करना है ना? जल्दी से जल्दी रिजोल्यूशन किस चीज का करना है? देखिए दो तीन टर्म होती है। एक टर्म तो आपकी हो गई नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक टर्म आपकी होगी रिस्ट्रक्चरिंग लोन, रिस्ट्रक्चरिंग लोन, ठीक है। एक हो गया फिर रिस्ट्रक्चरिंग लोन, और तीसरा हो गया आपका रिटर्न ऑफ लोन, ठीक है। एक हो गया आपका रिटर्न ऑफ लोन, यहां लिख देता हूं। देखिए एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, फिर रिस्ट्रक्चरिंग लोन, रिस्ट्रक्चरिंग लोन, और तीसरा क्या हो गया आपका रिटर्न ऑफ लोन, ठीक है। चलिए मैं इनको एक एक करके, जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब आप समझते होंगे। स्ट्रेस का मतलब जो परेशानी हमको होने लगती है, थोड़ा प्रेशर महसूस करते हैं, दवा महसूस करते हैं, उसको स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। ऐसे एसिड एसिड मतलब कोई भी चीज हो सकती है, किसी की भी कोई भी चीज जो एक वर्क परफॉर्म कर रही हो उसको एसिड बोलते हैं, या एसिड्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने एसिड्स की बात करें, जैसे बोर्ड जो है ये मेरा एसिड है, ये मार्कर जो है मेरा एसिड है, क्योंकि मैं इनसे काम ले रहा हूँ, ये मेरे काम आ रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो काम आती है उसको एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो हम इनको बात करते हैं, जब इन तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो ये स्ट्रेस एसिड बन जाते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं एनपीए क्या होता है। देखिए एनपीए क्या होता है। देखिए मान लीजिए मैंने किसी बैंक से कुछ लोन लिया, या आपने कोई लोन लिया है, किसी ने भी कोई लोन लिया बैंक से, किसी से, तो जो वो लोन होता है उसकी हमको महीने भर महीने जो है ईएमआई भरनी पड़ती है, मतलब इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलता है। फिर हम जो उसकी ईएमआई उसको भरते महीने जब तो खत्म ना हो जाए, और जो इंटरेस्ट, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमको लोन दिया बैंक ने, बैंक कैसे पैसे कमाएगा इससे, है ना। उसने लोन दिया तो उसका भी तो कोई फायदा होना चाहिए। उसका क्या फायदा होता है? जो इंटरेस्ट लगता है ना, उस पर जो ब्याज लगता है, वो जो ब्याज होता है वो बैंक का पैसा होता है, क्योंकि वो जो पैसे कमते हैं वो बैंक के पास जाते हैं। देखिए चले मैं आपको बताता हूँ बैंक काम कैसे करते हैं। देखिए ये कोई बैंक है, ठीक है, ये बैंक है कोई, है ना, ये आप हो, है ना, और ये मैं हूं, ठीक है। आपने इस बैंक में अपना खाता खुलवाया। अब जब आप खाता खुलवाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे जमा करोगे, है ना। तो आपने इसमें कुछ पैसे जमा करिए, और ऐसे ही बहुत सारे लोग और भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबका इसमें अकाउंट है इस बैंक में, और सबने पैसे जमा कर रखे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप सबने जितने पैसे जमा इसमें कर रखे हैं, सबने मान लो 10-10 हजार कर रखे हैं, तो कितने हो गए? कितने लोग आप? 1 2 3 4 4 लोग बनाए मैंने यहाँ पे, तो मतलब 40,000 रुपए हो गए। 10-10 हजार आपने जमा कर रखे हैं, ये मैं हूं, है ना। अब मुझे लोन की जरूरत है, ठीक है, मुझे लोन चाहिए, मुझे कुछ काम करना है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए। तो मैं गया बैंक के पास, और बैंक के पास मैंने जाके बैंक से कहा कि बैंक को मुझे मान लीजिए 40,000 रुपए चाहिए, या 20,000 रुपए चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए, जितने भी चाहिए, है ना। 40,000 तो बैंक के पास है, दो मुझे 40,000 तक भी दे सकता है, लेकिन वो मैंने बैंक से कहा कि मुझे लोन चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा 20,000 रुपए मुझे लोन चाहिए, तो बैंक ने मुझे 20,000 रुपए दिए, और इसके ऊपर बैंक एक इंटरेस्ट लगाएगा। ये जो है नॉर्मल टर्म में डिसाइडेड होता है इंटरेस्ट क्या लगेगा। जैसे मान लो बैंक ने 2% तक का इंटरेस्ट लगाया मेरे ऊपर, ठीक है, 2% का इंटरेस्ट लगाया, तो इसका मतलब महीने दर महीने इंटरेस्ट चलता रहेगा, और उसके हिसाब से जो पैसे होंगे वो मुझे जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बैंक ने मुझे 20,000 रुपए दिए, उस पर 2% का लोन लगा दिया,
ठीक है, 2% का, सॉरी लोन नहीं, 20,000 का लोन दिया, 2% का उस पर ये वो लगा दिया, आपका इंटरेस्ट लगा दिया। अब क्या होगा कि मैं जो है महीने दर महीने बैंक को पैसे वापस करूंगा, है ना, महीने दर महीने ही होती है ना ईएमआई, कुछ उसको कुछ हिस्से में काट देते हैं कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए आपकी ईएमआई है और आपको महीने दर महीने उसके पैसे जमा करने होते हैं, है ना। और ये जो बैंक पैसे कैसे इकट्ठा करता है, बैंक कैसे पैसे कमाएगा इससे, देखिए जो बैंक ने मुझे 20,000 दिए वो तो मेरे को देने ही देने पड़ेंगे, साथ में जो 2% इंटरेस्ट के साथ पैसे बचेंगे ना, है ना, हर महीने वो भी मुझे देने पड़ेंगे। और ये जो 2% पैसा होगा, ये जो 2% पैसा होगा, 2% जो इंटरेस्ट होगा, उससे जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा ना, वो बैंक के खाते में जाएगा, उसको बैंक उसको कमा रहा होगा। और क्योंकि जो 20,000 रुपए होंगे जो बैंक ने मुझे दिए वो तो मैं वापस कर ही रहा हूँ, है ना, तो उससे उसमें तो कोई नुकसान है नहीं बैंक को, है ना। बैंक को फायदा कहाँ है, ये 2% जो इंटरेस्ट रेट पे मैं पैसे उसको वापस कर रहा हूँ, तो ये 2% जो फालतू पैसे वापस कर रहा हूँ, ये जो है बैंक के पैसे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए जो हमने पैसे, जो इन्होंने पैसे जमा करे हैं, उन्हीं से तो बैंक आगे लोन देगा, बैंक को अपनी जेब से थोड़ी लोन देता है। जो हम अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, इतने सारे लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में, है ना, इतने सारे लोगों के खाते होते हैं, लेकिन लोन कितने लेंगे, मान लीजिए अगर 50 लोगों ने बैंक में खाता खुलवा रखा है, 1 महीने में खुलवाया, तो 1 महीने में लोन लेने कितने लोग आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे ना। इधर से जो 50 लोगों ने खुलवा रखा है, उधर से 10-15 लोग आ जाएंगे लोन लेने के लिए, और बैंक पास उस हिसाब से पैसे होंगे और बैंक उन्हीं पैसों को लोन की तरह इसको दे देगा, है ना। तो ये जो पूरा मनी पैसा हमारा होता है, ये पूरा घूम के आता रहता है, ठीक है ना, ये पूरा पैसा घूम के आता रहेगा। तो अगर आप सोचोगे कि जैसे मान लीजिए हमने तो पैसे जमा करे, तो हमारे जो अकाउंट उसमें आ जाते हैं, हम आजकल फोन वगैरह से चेक कर लेते हैं अकाउंट जो है, तो उसमें तो लिखा रहता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे, अगर बैंक ने वो पैसे लोन की तरह दे दिए तो फिर हमारे अकाउंट में कहां से लगे। देखिए वो पैसे नहीं होता, वो तो डिजिटल एक अमाउंट है जो बैंक जो है लिख के रखता है आपका पूरा, कि ये जो इनका प्रोसेस है, इतना इन्होंने जो है जमा कर रखा है, इनके अकाउंट में इतना है ना। और बैंक जो पैसा थोड़ी लिखा, उसमें लिखा हुआ रखा हुआ आ जाता है कि देखिए ये फोटो है, आपका पैसा यहीं रखा हुआ है जो आपने खाता खुलवाया था, उसमें खाली लिखा हुआ आता है बस। बैंक के पास ये है कि हाँ जी हमारे पास आपके इतने पैसे हैं, है ना। अब बैंक जो है उन्हीं पैसों को जो है आगे भेजता रहेगा सब लोगों को, मतलब वो जो है लोन की तरह देता रहेगा। मान लीजिए आप लेने पहुंच गए, अब ऐसा तो होगा नहीं कि 50 लोगों ने जो है बैंक में खाता खुलवा रखा है और पैसे जमा करवा रखे हैं और अगले दिन 50 लोग ही लेने पहुंच गए, ऐसा होता है कभी। ऐसे तो मान लीजिए एक बंदा, 2 बंदा, 5 बंदे लेने पहुंच गए, ठीक है, तो सारे पैसे तो बैंक के कहीं जाने वाले हैं नहीं, ये 4-5 लोग जा रहे होंगे जो वो लेने के लिए, अपने खाते से पैसे निकालने के लिए, उनमें से पैसे जो है वो दे देगा बैंक इनको, है ना। बाकी जो पैसा होगा उसको एज अ लोन जो है उसको देगा और उससे खुद ही पैसे कमाएगा, और जो जिसको लोन दिया उसका भी थोड़ा बहुत फायदा होगा। लोन इसीलिए तो लेते हैं, हमको कुछ काम करना होता है, उसका भी फायदा होगा, और बैंक जो है जो ये आपका ईएमआई जो आपकी इंटरेस्ट लग रहा है उससे पैसे भी कमा लेगा, समझ गए आप। तो ये पूरा बैंक का प्रोसेस होता है। तो अब एनपीए क्या होता है कि मान लीजिए किसी बंदे ने लोन लिया, है ना, किसी आदमी ने लोन लिया और लोन लेने के बाद उसको ईएमआई जमा करनी है इंटरेस्ट रेट के साथ, तो ये जो है 90 दिन तक, लगातार 90 दिन तक, 90 दिन का मतलब 3 महीने तक, 3 महीने तक लगातार ये जो है अपना जो इसको ईएमआई भरनी थी, जो इसको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसे भरने थे वो नहीं भर पा रहा लगातार 3 महीने तक। जब 3 महीने तक ये कुछ जो है भर नहीं पाता, तो बैंक के लिए किसी फायदे का रहा नहीं, क्योंकि बैंक को तो जब भी फायदा है जब बैंक पैसे कमाए, और बैंक पैसे कब कमाएगा, जब ये टाइम से जो है अपने ये वापस करता रहेगा, उसमें इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमको पैसे मिलते रहेंगे, बैंक जो है उसको पैसे मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब, अगर हम इसको सीधे नॉर्मल टर्म्स में हिंदी से मतलब इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करें, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग, तो ऐसे एसेट्स, है ना, ऐसे एसेट जो कुछ काम हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे, है ना, हम चाहते हैं करें लेकिन कर नहीं पा रहे। जैसे मान लीजिए बोर्ड होता और इसमें मैं किसी वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहा, या ये मार्कर होता, ये मेरे पास मार्कर तो है, वैसे मैं इंक भी डाल रहा हूँ लेकिन ये चल नहीं रहा, है ना, तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, मेरे लिए नॉन परफॉर्मिंग हो गया, मेरे लिए कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मेरा किसी काम का नहीं है ये। उसी तरह ही नॉन परफॉर्मिंग क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं, एसेट्स से मतलब होता है बैंक का काम तो पैसे का ही है, तो है ना, ऐसा पैसा जो है तो बैंक का, लेकिन बैंक उसका कुछ फायदा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो पैसा बैंक ने लोन की तरह इसको दिया है आदमी को, ये जो है तो बैंक का ही पैसा ना, आपने जमा किया है तो है तो बैंक का ही पैसा, अभी तो बैंक का पैसा है, ठीक है। तो लेकिन जो है ये जो आदमी है ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसे वापस नहीं कर रहा, मतलब ईएमआई नहीं दे रहा, 3 महीने तक नहीं दी उसने। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 3 महीने तक नहीं दे रहा, तो बैंक को भी समझ में आएगा कि हाँ कुछ ना कुछ परेशानी तो है, ऐसा तो नहीं है लेके भाग गया, कोई और परेशानी तो नहीं है, किसी वजह से नहीं दे पा रहा, तो ये सब जो है बैंक को ही पता चलेगा, बैंक को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब तक बैंक कुछ करेगा, और ये जो 3 महीने निकल गए, इनमें जो है बैंक ने कुछ नहीं कर पाया, जो इंटरेस्ट बैंक को कमाना था ये 3 महीने में कमा नहीं पाया, ओके। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, समझ गए। 90 दिन तक का इसका पीरियड होता है, 90 दिन तक अगर कोई ईएमआई जो है टाइम में ना भर पाए तो उसको जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है। फिर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लो, मीडियम, हाई,
ये कैसे होते हैं? तो मान लीजिए 90 दिन हुए हैं, मान लीजिए 3 महीने तो मिनिमम टाइम है, मान लीजिए 4 एक महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो जब तक उसको नॉर्मल में रखा जाता है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर मीडियम में किसको रखा जाता है? जिसको और ज्यादा टाइम हो जाए, और फिर हाई में जो उसको और भी ज्यादा टाइम हो जाए, ठीक है ना। तो टाइम के हिसाब से बटे हुए होते हैं कि ये जो है कौन वापस नहीं कर पा रहा है पैसे। फिर उसके बाद क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग लोन, आरएल। रिस्ट्रक्चरिंग लोन क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने आपसे लोन लिया है ना, अब वो आदमी वापस तो करना चाहता है लोन, ठीक है, वापस तो करना चाहता है, लेकिन वो जो है कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। या मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने लिया, उसने ना छोटा 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 सा अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, और जो है वो लोन जो उसने लिया, अब वो लोन जो है टाइम पे वापस नहीं कर पा रहा अपना जो पैसे वापस करने, जो ईएमआई वापस करने होती है। ऐसा क्यों होगा? जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस आया था, कोई ना कोई ऐसी चीज ही होगी जिसकी वजह से वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा होगा, या उसका जो है बिजनेस ठप हो गया, चल नहीं पा रहा, है ना। तो ऐसी कोई चीज होगी। तो जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, यहाँ उससे पहले लोगों ने खूब सारे लोन उठाए होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस खुले होंगे जैसे। तो बिजनेस खोलने के लिए तो ऐसा है नहीं कि सब घर से पैसे लगाते हैं, सब पे घर से पैसे थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत लोन भी लिया जाता है। तो जैसे लोन जो है किसी ने लिया बैंक से और अपना बिजनेस डाल दिया, और उसके कुछ दिन बाद ही कोरोना आ गया। अब कोरोना में तो इतने सारे बिजनेस ठप हुए हैं, तो उसका बिजनेस भी ठप हो गया। अब उसकी वजह से क्या है, उसका बिजनेस कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको कुछ रेवेन्यू नहीं हो रहा। रेवेन्यू मतलब जो कमाई होती है उसको कुछ हो नहीं रही है, और जब कमाई नहीं हो रही तो फिर वो बैंक के पैसे कैसे वापस करेगा? क्योंकि पैसे तो वहीं से वापस करने वाला था। अब लेकिन वो करना चाहता है, लेकिन अब कर नहीं सकता क्योंकि उसका जो है वो ठप हो गया बिजनेस। तो वो फिर बैंक के पास जाएगा, जिस बैंक से उसने बात मतलब लोन लिया है, उस पर जाकर उसको समझाएगा, बताएगा कि ये है, मैं वापस तो करना चाहता हूँ, आप जो है थोड़ा सा कुछ मेरे लिए ऐसा कर दो कि लीनियंट हो जाए। लीनियंट मतलब आसान हो जाए, जिसकी वजह से मैं लोन जो है वापस कर सकूं, है ना। तो लोन जो है मैं वापस कर सकूं, ऐसा मेरे लिए कुछ कर दो आप। तो मैं कोशिश करूंगा फिर लोन वापस करने की। तो उसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है। रिस्ट्रक्चर मतलब वो पहले से एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जी इतने परसेंट जो है हम आपको इतना लोन दे रहे हैं, इतना परसेंट जो है आप इतने परसेंट के ब्याज पे हमको ऐसे इतने इतने पैसे इतने इतने महीने में वापस करोगे। जैसे मान लो एक साल का हो गया लोन, 2 साल का हो गया, 3 साल का, 4-5 साल, इतने 20-20 साल के भी लोन होते हैं। तो वो पहले से पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो, जब किसी ने लोन लिया तो पूरा एक स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ है ना। जो भी आरबीआई, जो भी आपका बैंक होगा, आरबीआई नहीं, जो भी बैंक होगा, आरबीआई लोगों को पैसे नहीं देता है ना। मैं बताऊंगा आरबीआई किसको पैसे देता है। तो ये जो है, जिस बैंक ने आपको पैसे दिए उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जी इतने ईएमआई है हमारे यहाँ, इतना आप लोन ले रहे हो, आपको इतने इतने पैसे महीने दर महीने, जितने आप महीने बोलोगे, जैसे मान लो आपने 1 साल बोला कि 1 साल में हम वापस कर देंगे, तो 12 महीने के हिसाब से उन पैसों को बांटा जाएगा, क्योंकि पैसे तो नहीं रहेंगे ना, बस जितने कम टाइम में आप वापस करोगे उतना लोन जो इंटरेस्ट रेट है उसके जो पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, जितना ज्यादा टाइम में आप वापस करोगे इंटरेस्ट रेट उतने ज्यादा महीनों पे लगेगा, तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जितना इंटरेस्ट रेट, जितना महीने आप कम रखोगे उतना इंटरेस्ट रेट जो फालतू देना पड़ रहा है वो भी कम होगा। लेकिन वो तो आपके ऊपर, वो तो आपकी कमाई के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, आप कितने महीने में दे पाओगे। मान लो आपने 50,000 रुपए लिया लोन, है ना, उसमें 2% का ईएमआई वो लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, आपको इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपके 50,000 है, अगले 6 महीने में वापस कर दोगे, तो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट लोन फालतू देना पड़ेगा। और मान लो आप 1 साल में वापस कर पाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो पाया, 50,000 रुपए 6 महीने में नहीं हो पाए, मान लीजिए 5-5 हजार रुपए जमा करने हैं आपको, 6 महीने तक नहीं हो पा रहे आपसे, और कम कर पाओगे आप, तो उस हिसाब से जो है आप अपनी पहली बार में किस्त बनवाओगे, है ना। जो भी अपनी किस्त बनवाओगे पहली बार में बनवाओगे, तो ये एक बार में जो है बैंक ने स्ट्रक्चर कर दिया आपके लिए कि जी ये सब प्रोसेस पूरा चलना है, इतने साल तक चलना है, और खत्म हो गया काम, है ना। लेकिन बीच में कोई और परेशानी आ गई जिसकी वजह से आप जो है पैसे और कम नहीं और नहीं कर पा रहे हो, फिर आप बैंक से बात करने जाओगे कि देखिए हम लोन तो पे करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो है, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, या कोई और परेशानी आ गई, कोरोना वायरस की वजह से ये हो गया, या कोई भी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करेगा बैंक भी, कोशिश करेगा कैसे भी जितने हमारे पैसे हैं उनको निकलवा लिया जाए, क्योंकि बैंक को तो जो भी फायदा है ना, पैसे तो कम से कम वापस आए। मैं भले कमा थोड़ा कम लूं, लेकिन पैसे तो वापस आएंगे कम से कम, बैंक तो यही चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैंक जो है फिर इसके लिए थोड़ा सी अपनी टर्म्स है जो उसने पहले डिसाइड की होंगी, जो पहले उसने स्ट्रक्चर की होगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करेगा। जैसे मान लो पहले इंटरेस्ट रेट जो है 2% दे रहा था, पहले जब पहली बार में लोन दिया तो 2% दे रहा था, अब बैंक क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी कमाई को कटा लेगा, कट कर लेगा, और जो 2% था इंटरेस्ट उसको थोड़ा कम कर देगा, 1.5% कर देगा, 1% कर देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आदमी है उसको पैसे कम देने पड़ेंगे महीने दर महीने, और पैसे कम देने पड़ेंगे, तो बस यही तो उसको करवाना था कि पैसे कम हो जाए, और पैसे कम हो जाए तो जल्द आराम से पे कर पाए उसको, है ना। वो फंसा हुआ तो पैसे की वजह से ही है ना, पैसे तो वापस नहीं कर पा रहा, तो पैसे जो है वो वापस कर पाएगा जब कम हो जाएंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग लोन बोलते हैं। और इसमें भी बैंक को नुकसान ही तो हो रहा है, पहले वो 2% की दर पे कमा रहा था, अब वो जो है बेचारा 1% की दर पे कमा पा रहा है बैंक, है ना, तो उसको तो नुकसान हो रहा है। तो ये भी जो है स्ट्रेस एसेट हो गया।
और ये हो गया वर्क ऑफ एसेट। वर्क ऑफ एसेट क्या होता है, जिसके लिए बैंक को अपनी ऐसा लोन जिसके लिए बैंक को अपनी टर्म चेंज करनी पड़े। कैसे, किसी को कोई लोन दे दिया बैंक ने, है ना, और उसके बाद जिस चीज को लोन दिया था उसकी वैल्यू गिर गई। जैसे मान लो पहले होम लोन दिया, घर बनाने के लिए लोन दिया जाता है, उसके लिए लोन दिया बैंक ने, है ना, पहले तो उसने 2% के इंटरेस्ट पे दे दिया, अब जो है मार्केट में इसकी वैल्यू गिर गई। अगर मार्केट में इसकी वैल्यू गिर गई तो बैंक को नुकसान हो गया उसका। तो ऐसे जो होते हैं उसको अपना रिटर्न ऑफ लोन कहते हैं। तो ये जो तीनों को जब एक साथ क्लब कर दो, तीनों को एक साथ जब मिला दो ना, इसको एक जगह बांध दो तीनों को एक साथ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपके स्ट्रेस एसेट्स, है ना। ऐसे एसेट्स जो बैंक को जो है परेशान करे, है ना, जो बैंक को स्ट्रेस दे, ऐसे एसेट। ये तीनों ही स्ट्रेस दे रहे हैं, एनपीए में जो बैंक को नुकसान हो रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग में भी नुकसान हो रहा है, और जो आपके वर्क ऑफ लोन है इसमें बैंक को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे जो लोन होंगे जो बैंक को, ऐसे एसेट बोल दो या लोन बोल दो, लोन क्योंकि ये तीनों लोन ही है इसलिए मैंने लोन बोल दिया, ऐसे किसी भी चीज को एसेट्स बोलते हैं। तो ये जो ऐसे एसेट जो स्ट्रेस दे बैंक को, उनको स्ट्रेस एसेट बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपका सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क है रिजोल्यूशन के लिए, इसमें बैंक क्या करेगा, इसमें बैंक क्या करेगा, खुद क्या करे, खुद तो बैंक इतना कुछ कर नहीं पाता। बैंक क्या करेगा, कोई भी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगी, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्विस प्रोवाइड करती होगी, मतलब वो सर्विस देगी बैंक को, उसको हायर करेगा और उसको बताएगा देखिए जी ऐसे ऐसे सब कुछ सिस्टम है, आपको इस आदमी से बात करनी है जो जिसने हमारा लोन ले रखा है, ताकि चाहे वो लोन एनपीए में चल रहा हो, चाहे वो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए चल रहा हो, या फिर चाहे वो वर्क ऑफ के लिए चल रहा हो, आपको उससे बात करनी है। बात करके सारा कुछ जो है आप ही करोगे, है ना, सारा कुछ जो है आप ही करोगे। वो लोन आपको कैसे भी निकलवाना है, बैंक को बस लोन अपना चाहिए, कैसे भी वो जो हमारे पैसे है वो निकलवा दो। ये उस कंपनी से जो है सर्विस प्रोवाइड करेगी, उस कंपनी से बैंक जो है बोलेगा तो कैसे भी करके हमारा जो है वो पैसे वापस हमारे निकलवा दो, ठीक है। अब ये जो ये कंपनी का काम है, कैसे निकालेगी कैसे नहीं निकालेगी, क्योंकि इसी चीज की कंपनी है तो कोई ना कोई इसके पास तरीके होगा निकालने का, ठीक है। तो ये जो है ये उससे ये जो है उससे पैसे निकलवाएगी, क्योंकि बैंक को फिर इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रेस लेगी वो ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी लेगी, और बैंक को अपने पैसे से मतलब है कि हमारे तो पैसे इतने महीने में वापस दिलवा दो। फिर ये जो है सारी मेहनत कौन करेगा, सारी मेहनत अभी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी करेगी। और फिर इसका क्या फायदा है ये मेहनत करने में, ये जो है इसको जो है फीस मिला करेगी, है ना, इसको जो फीस मिला करेगी वो किस लिए मिलेगी, वो जो है ताकि इसको भी कोई फायदा होना चाहिए ना। और फीस कैसे मिलेगी, जो लोन वापस आएगा ना उसमें से कुछ कट मिल जाएगा, इसको कुछ परसेंट कट, है ना, जो भी लोन आएगा, तो उससे क्या होगा, उससे जो है इस कंपनी को भी कमाने को मिलेगा, है ना, और बैंक का भी फायदा हो रहा है, बैंक के पैसे वापस आ जा रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलेगा, समझ गए ना, ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलेगा, ये भी पैसे कमा रहा होगा और ये जो है बैंक, ये जो है इसके भी पैसे वापस आ रहे हैं, कमा तो ये भी कुछ ना कुछ रहा ही होगा जब पैसे वापस आ रहे हैं। तो इस वजह से ये जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है इसको जो है ये सर्विस, ये जो पूरा ये जो काम है बैंक सौंप देगा, है ना। तो ये इसी वजह से वो क्या बोला गया है, ये जो एक फ्रेमवर्क पूरा बनेगा जिसमें बैंक जो है अपने हिसाब से जो है डिसाइड कर लेंगे कंपनी के, जी हम जो है इस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी से काम करवाएंगे, इससे सर्विस लेंगे, अपने डिसाइड कर ली, और फिर उसके बाद उसको आपने बता दिया कि जी ऐसा पूरा सिस्टम है, ये है, और उस हिसाब से वो अपना काम करता रहेगा। बैंक को क्या मतलब, बैंक को अपने पैसे से मतलब वो वापस मिल जाए बैंक को कैसे भी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो आपका ये मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे काम करेगा, स्ट्रेस एसेट क्या होते हैं, और ये जो आपका आरबीआई इसको क्यों लेके आया, क्योंकि बैंक को स्ट्रेस जो है उसे निकाल सके। अब आरबीआई का क्या काम है, मैंने आपको पहले बताया था, सारे बैंक को कंट्रोल करना। जैसे ये जितने भी नॉर्मल बैंक है उन सबके पास ये जो है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते होंगे, सबके पास होते होंगे ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये जो आपका आरबीआई है उन सब बैंक्स को, क्योंकि आरबीआई तो किसी को लोन देता नहीं है, जो नॉर्मल नीचे बैंक है वो देते हैं, जैसे एसबीआई वगैरह देते हैं, पंजाब नेशनल बैंक दे दिया है, और भी बहुत सारे आईसीआईसीआई बैंक है ये देते हैं, या इलाहाबाद बैंक के लोन तो ये देते हैं। आरबीआई तो किसी ने ऐसा तो हुआ नहीं है कि आप जो है बोल तो आपसे किसी ने बोला हो कि आरबीआई ने मुझे लोन दिया है, आरबीआई आपको लोन नहीं देता। आरबीआई किसको लोन देगा, जो बैंक से नीचे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस चीज के लिए जरूरत है, या फिर अभी थोड़े दिन पहले जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है वो बहुत ज्यादा उसके शेयर गिर रहे थे नीचे, तो उसको आरबीआई ने लोन देकर उसको खड़ा किया दोबारा से, है ना। तो ऐसे यस बैंक के गिर गए थे, यस बैंक की तो पूरी न्यूज चली थी, यस बैंक की तो बहुत तगड़ी वाली। तो यस बैंक जो है उसको भी संभाला किसने, आरबीआई ने उसको संभाला, उसको पैसे दिए, उसको सारा कुछ उसने जो है पूरा मैनेज किया आरबीआई ने। तो आरबीआई का काम है सारे जो बैंक होते हैं नीचे इसको सबको मैनेज करना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इंडिया साइंड एमओयू बिटवीन प्रसार भारती एंड नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट। तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया ने ये लोन साइन किया है ना, ये एमओयू साइन किया, लोन नहीं सॉरी लोन हो गया, ऊपर वाले पेज में चला गया, एमओयू साइन किया। एमओयू क्या होते हैं, एमओयू मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। क्या होते हैं, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, एक मिनट रुक जाइए मेरे को रिकॉल करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, एमओयू को बोलते हैं आपका, एमओयू को बोलते हैं मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये मतलब ये कुल मिला के पूरे पेपर होते हैं जो उसमें जो है साइन करती हैं कंपनीज आपस में। क्यों साइन करती हैं, ताकि इस ये जो आपके होते हैं
एमओयू, इनमें जो है पूरा ये पेपर साइन किया जाता है। मैं इसकी फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, पता नहीं मैंने पहले भी आपको कई बार बताई है, पर वो रिकॉल हो जाएगी, याद आएगी, इसमें आपको बता दूंगा, है ना। तो एमओयू क्या होते हैं, एमओयू जो है पूरा एक पेपर्स होते हैं जो भी आपस में, मान लीजिए कोई डील साइन हुई तो सारी नेगोशिएशन होती है, इतना परसेंट ये चलेगा, ऐसे चलेगा, वैसे चलेगा, जो भी कुछ होता है ना, ये सारा कुछ जो साइन होता है सब अपनी अपनी नेगोशिएशन करती है। दो लोगों के बीच में कोई डील साइन हुई, जैसे यहाँ पे किसके बीच में हुई है, प्रसार भारती के में और नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट के बीच में हुई है। तो ये जो है आपस में अपने अपनी टर्म्स रखते हैं, ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो वो जो है इस एमओयू में सब कुछ लिखा होता है, ये पूरा पेपर होता है एक, है ना। हाँ, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम, मेंबर नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए आ गए खड़े खड़े, तो भूल गया था थोड़ा बहुत, कभी कभी स्लिप हो जाता है माइंड से। तो एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो है प्रसार भारती और जो नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट है, इसके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। इसमें सारा कुछ लिखा रहता है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सारा कुछ इसमें लिखा रहता है। तो ये आपके पेपर्स होते हैं, ये फिर साइन किए जाते हैं। अब ये जो है क्या साइन, पहले आप ये जानिए प्रसार भारती क्या है। देखिए, ये आप जानते हो दूरदर्शन जो चैनल हमारा चलता है, गवर्नमेंट चैनल बोलते हैं, दूरदर्शन, डीडी न्यूज, ये सब जो चलते हैं, या तो डीडी यूपी भी आता है, डीडी अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी आता है। तो ये सारे जो नेटवर्क है ना हमारे, ये सब प्रसार भारती चलाता है, ठीक है। ये सब प्रसार भारती के अंदर आते हैं, समझ रहे हो आप, ये सब प्रसार भारती के अंदर आते हैं। जैसे अलग अलग चैनल को अलग अलग कंपनी चलाती हैं, ये जो कंपनीज होती हैं अपने चैनल लॉन्च करती हैं अलग अलग नाम से, फिर वो चलते हैं, तो होते तो कंपनी से, जो भी उनको फायदा हो रहा है कंपनी से हो रहा है। उसी तरह जो प्रसार भारती है, ये आपका जो दूरदर्शन है या डीडी है, इसको चलाने वाला कौन है, प्रसार भारती है। तो इंडिया का एक गवर्नमेंट चैनल हो गया, ठीक है। फिर ये नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट, ये इजिप्ट की तरफ से होगा इनका कोई नेशनल मीडिया, है ना। ये हमारा नेशनल मीडिया हो गया, ये इजिप्ट का नेशनल मीडिया हो गया। इन दोनों ने बीच में जो है डील साइन की है ना। देखिए, जब भी मैंने अभी आपको बताया था, परसों शायद बताया था 25 तारीख को, कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है सीसी, वो जो है इंडिया में आ रहे हैं, हमारे चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे के लिए। फिर मैंने साथ में आपको बताया था, ये लोग जो है जो इंडिया में आए हैं खाली रिपब्लिक डे के परेड देखने नहीं आए, ये जरूर से जरूर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब जो एग्रीमेंट मैंने कहा था जैसे आएंगे मैं आपको समझाऊंगा। अभी एग्रीमेंट धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि साइन होने से पहले कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बता, अगर मान लो बहुत फेमस है पहले से ही तो बता दिया जाता है, लेकिन वरना नहीं बताया जाता। क्यों, मान लीजिए नेगोशिएशन पूरी नहीं हो पाई, कोई ना कोई किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो पाया और पहले ही उसको बाहर घोषणा कर दी है, पर वो पूरा नहीं हो पाया, तो इस वजह से ये पूरा कुछ सब कुछ साइन हो जाता है, सब कुछ फाइनल हो जाता है, उसके बाद ही बाहर जो लोग हैं उनको बताया जाता है। जैसे यहाँ पे जब ये डील साइन हो गई है डीडी के बारे में, डीडी के बीच में मतलब प्रसार भारती के बीच में, और ये जो इनकी ये मीडिया है, इजिप्ट की मीडिया, इनके बीच में साइन हो गई है। अब ये क्यों क्यों की गई है साइन, देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बीबीसी की एक न्यूज चल रही है ना पूरी को, इन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो उसमें मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि पूरी दुनिया इसके बारे में इसको देखेगी जानेगी, इसलिए हम इंडिया में बैन लगा रहे हैं ताकि उनके लोगों को गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। पर बाहर के लोगों पर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कंपनी तो यूके की है ना, यूनाइटेड किंगडम की। तो पूरी दुनिया में क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसके पूरी दुनिया में नेटवर्क है, पूरी दुनिया में उसके चैनल है, ठीक है, हर एक भाषा में उसके चैनल आते हैं। इसी तरह अब इंडिया जो है, अब इंडिया के अभी तक ऐसा कोई इंटरनेशनल चैनल है नहीं, अंतरराष्ट्रीय चैनल है नहीं जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह बता सके, है ना। जो हमारा चैनल होगा वो हमारा वो बताएगा ना, हम क्या सोच के हमने ये काम किया है ये बताएगा ना। तो इस वजह से कुछ ही दिन पहले, करीबन साल भर पहले, इंडियन गवर्नमेंट ने एक चैनल लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, डीडी इंटरनेशनल, है ना। आप सर्च करिएगा गूगल पे, डीडी इंटरनेशनल के नाम से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने चैनल शुरू किया था। तो उस चैनल को जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों बनवाया था, इसलिए बनवाया था कि इंटरनेशनली जो डीडी हमारा चैनल है, जैसे बीबीसी जो है पूरी दुनिया में, बीबीसी आपका यूके का वो दिखाता है यूके का जो यूके गवर्नमेंट का जो सरकारी मीडिया है बीबीसी, वो पूरी दुनिया में जो यूके का पॉइंट ऑफ व्यू वो दिखाता है ना। जैसे आप अमेरिका की बात करो तो अमेरिका का क्या है, वॉइस ऑफ अमेरिका का क्या है, वॉइस ऑफ अमेरिका, वीओसी, वॉइस ऑफ अमेरिका करके कहाँ का है, अमेरिका का है। इसी तरह इंडिया जो है, और जैसे मान लो आपका कतर का क्या है, कतर का अल्जीरिया वो है, याद नहीं आ रहा मुझे अब, चलो छोड़ो, मैंने आपको आप समझ गए होगे मैंने जो आपको बताया, ठीक है। तो जो डीडी इंटरनेशनल है, डीडी इंटरनेशनल जो है ये सारे में ये जो है इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पूरी देश में दिखाए। तो अब इसको जो है डीडी जो है हमारा जो दूरदर्शन है, ये जो प्रसार भारती है, इनको साइन करना पड़ेगा अपना कुछ डील, तभी तो आप किसी कंपनी में कंट्री में दिखा पाओगे। ऐसे कैसे दिखा दोगे, आप किसी कंट्री में अपना चैनल थोड़ी दिखा दोगे, पहले आपको उसके साथ डील साइन करनी पड़ेगी, दोनों लोग सेटिस्फाई होंगे उसके बाद। तो इंडिया ने क्या किया, इजिप्ट के साथ जो डील साइन किया है, जो आपको प्रसार भारती है
है ना। अब जो डीडी इंटरनेशनल है वो आपका यहाँ पे इजिप्ट में चलेगा, और इजिप्ट का जो भी है वो इंडिया में चैनल चलेगा जो भी है। तो फिर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने जो सिटीजन है उनको दिखा पाएंगे। इंडियन जो है वो इजिप्ट के सिटीजन को दिखा पाएंगे, और इजिप्ट जो है वो इंडिया के सिटीजन को दिखा पाएगा। ऐसा क्यों? देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि ये हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, इनके प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट है, तो क्या बताया था, ये इसलिए ऐसी ऐसी चीजें जब होती है जो आपको रिलेशन जो है बहुत अच्छी तरह इंप्रूव करने हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे करने हो, तो ये भी एक तरीका है अच्छे करने का रिलेशन। आपस में गवर्नमेंट के तो अच्छे रिलेशन है मान लीजिए, और लोग जो है एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ऐसे थोड़ी काम चलता है, ऐसे थोड़ी अच्छे रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे जब हम जो है इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, इजिप्ट के लोगों का, इजिप्ट वाले लोग हमारा जानेंगे, तो वो भी हमारे साथ थोड़े से मिलेंगे, है ना, थोड़ा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, और लोगों के रिलेशन भी अच्छे होंगे। तो लोगों के रिलेशन अच्छे होंगे, यहाँ पे जो कंट्रीज है वो अपने रिलेशन अच्छे करने की काम बात चल रही है, ट्रेड डील भी बहुत सारी साइन हो रही है। अच्छे रिलेशन के लिए ट्रेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रेड भी मैंने आपको बताया धीरे धीरे साइन हो रहा है, एफटीए के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो है इस वजह से ये जो डील है साइन हो रही है, ताकि लोगों का भी आपस में जो है अच्छा इंटरेक्शन हो पाए, और जो देश है अपना, जैसे हमारा इंडिया है, अपने जो है जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो इजिप्ट में दिखा सके। इंडिया ने ऐसे ये प्रसार भारती है रीड इंटरनेशनल, ऐसी अभी तक इंडिया 14 कंट्रीज के साथ साइन कर चुका है। ये 15वीं कंट्री क्या हो गई, इजिप्ट हो गई। धीरे धीरे करके सबके साथ डील साइन हो रहा है, जो डीडी इंटरनेशनल है, जाके पूरी दुनिया में फैल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया एंड इजिप्ट डिक्लेयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। ये भी इंडिया और इजिप्ट के ऊपर आ गई, है ना। अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है पहले ये जानना है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, देखिए स्ट्रेटेजिक जहां लिखा जाए ना, समझ लो यहाँ पर क्या मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, ट्रेड से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, जो मतलब मिलिट्री फोर्सेज होती है, इनसे रिलेटेड कोई चीज हो रही है। तो ये क्या है, इंडिया जो है उसने, इंडिया और इजिप्ट ने अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है घोषित कर दिया। इसका मतलब अब हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए और हम एक साथ आ गए पूरा। तो अब बहुत सारी चीजों पे एक साथ काम करेंगे। कैसे एक साथ काम करेंगे, देखिए बिजनेस तो इनका चल ही रहा है, और बिजनेस के लिए डील भी धीरे धीरे साइन कर रहे हैं। फिर देखिए इजिप्ट जो है उसको इंडिया का एक्सेस मिले, इंडिया जो है उसको इजिप्ट का एक्सेस मिले, ऐसे, ठीक है। फिर ये जो है आपस में इन दोनों की गवर्नमेंट जो है, दोनों कंट्रीज की, इन्होंने एक डील साइन की है कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम करेगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम करेगी, समझ लो। यहाँ पे सीधे सीधे इंडिया ने पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया है कि आप, पाकिस्तान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है टेररिज्म फैला रहा है, तो उसमें उससे लड़ने के लिए आप हमारी मदद करो, है ना। अगर आप ऐसे मदद नहीं कर रहे आर्मी भेज के, तो कम से कम हम यूएन में खड़े हो तो वहां पे तो हमारा साथ दो, ऐसे करके। उसी तरह इजिप्ट में भी होता होगा थोड़ा बहुत टेररिज्म, तो इजिप्ट ने भी ऐसे ही कहा इंडिया से, ऐसे करके ये जो है एक दूसरे की मदद की जाए, इस वजह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है साइन की जाती है ना। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री को एक दूसरे के साथ आने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसी से आपकी जो क्लोजनेस है वो आपस में बढ़ती है, समझ रहे आप। उसी से जो आपकी क्लोजनेस है वो आपस में बढ़ेगी, क्योंकि जब एक दूसरे की आप हेल्प करोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, उसी के बाद तो आप एक दूसरे के पास आ पाओगे, उसी के बाद तो आप एक दूसरे के जो है साथ रह पाओगे, ठीक है। तो आप जो है मिलिट्री वाइज एक दूसरे की मदद कर रहे हो, ट्रेड एक दूसरे के साथ अच्छे से बढ़ा रहे हो। फिर और क्या चीज हो सकती है इसमें अच्छी, और क्या हो सकती है कि एक दूसरे का कल्चर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। इंडिया का कल्चर जो इजिप्ट के साथ शेयर करें, इजिप्ट का कल्चर जो हमारे साथ शेयर हो, कल्चर, हमारी सोशल वैल्यूज, है ना। और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मूवीज के थ्रू कर सकते हैं हम, हमारे जो ये होते हैं सीरियल्स वगैरह आते हैं ना, टीवी चैनल पे आते हैं, टीवी पे जाते हैं, उनके थ्रू कर सकते हो। ये सब चीज जो है हम उनका देखें, वो हमारे देखें, ऐसे करके जो है आपस में अपने रिलेशन जो है ज्यादा से ज्यादा मजबूत किए जाए। ये जो है आपका, ये प्रसार भारती ने जो ये साइन किया है, इनकी ये जो नेशनल मीडिया अथॉरिटी है आपकी इजिप्ट की, ये भी उसी का एक तरीका है अपने कल्चर वैल्यूज दिखाना, अपने सब कुछ दिखाने के लिए, है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। तो ये सब जो है, ये दोनों लिंक, ये जो दो न्यूज है ना, ये आपस में लिंक्ड ही है, और इसके ऊपर अभी कई न्यूज आनी है, क्योंकि अभी तो ये दो ही एग्रीमेंट बाहर निकल के आए हैं, है ना। अभी तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आई है, और ये प्रसार भारती और ये इजिप्ट का अथॉरिटी है, मीडिया अथॉरिटी है, इसके बीच में आई है अभी, है ना, दो ही तो आए हैं। तो अभी तो देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज आनी है, अभी देखना अगले 2-3 बार जो मैं आपको बताऊंगा ना इसके बारे में, जो भी उसमें कई सारी न्यूज जो है वो निकल के आने वाली है, इसी से, यहीं से निकल के आने वाली है। इजिप्ट और इंडिया की जो डील साइन हुई है, देखना अभी कई सारी डील बाहर निकल के आएंगी धीरे धीरे करके, जैसे जैसे वो कंप्लीट होती चली जा रही है वो बाहर निकल के आएंगी, है ना। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट जानना है कि इंडिया जो है इतना फोकस क्यों कर रहा है इजिप्ट पे, है ना। देखिए इसलिए फोकस कर रहा है इंडिया इजिप्ट पे, क्योंकि इजिप्ट जो है आपका, वो इंडिया के लिए एक्सेस का काम करेगा, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी, और जो आपकी ये गल्फ कंट्रीज है उनके लिए भी। गल्फ जो इजिप्ट आपको कहां पे पड़ता है, इजिप्ट आपका वैसे तो अफ्रीका में आता है, लेकिन ये अफ्रीका और जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, मतलब जो गल्फ कंट्री है जहां पे सऊदी अरेबिया वगैरह होता है, इस हिस्से को, और अफ्रीका जो अफ्रीका का जो हिस्सा है, इसको दोनों को जोड़ता है ना। अगर मैं हल्का सा मैप बना दूं, जैसे ये अफ्रीका का मैप है ना, ये आपका अफ्रीका हो गया, और ये आपका वो हो गया सऊदी अरेबिया वाला हिस्सा, है ना। यहाँ पे इंडिया हो गया, ठीक है। तो इजिप्ट कहां पड़ेगा आपका,
इजिप्ट आपका पड़ेगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इजिप्ट पड़ेगा आपका यहाँ पे, है ना। ये आपका मिडिल ईस्ट का हिस्सा हो गया, जहाँ पे सऊदी अरेबिया मतलब गल्फ वाला हिस्सा, ये आपका अफ्रीका हो गया। तो दोनों की टिप पे बिल्कुल पड़ रहा है, ये आता वैसे अफ्रीका में है लेकिन पड़ दोनों की टिप पे रहा है ना। तो अभी यहाँ ज्यादा जगह नहीं थी इसलिए मैंने छोटा सा मैप बना के बता दिया है। बाकी आप अगर गूगल वगैरह आप चेक करोगे तो आपको इसी लोकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या है, इंडिया को जब यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा यहाँ का इजिप्ट का, तो इंडिया जो है इधर भी काम कर सकता है अपने अफ्रीका में भी, और इधर भी काम कर सकता है सऊदी, ये आपका सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्री जो है। तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। एक और चीज के लिए इंडिया के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, क्योंकि ये तो इजिप्ट हो गया यहाँ पे, है ना। मैं इसके बारे में एक चीज और बताता हूँ आपको। इजिप्ट हो गया, यहाँ से ना ये जो है आपका, ये जो है ये वाला जो नीचे पानी वाला हिस्सा यहाँ पे जो खाली कर रखा था मैंने, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका रेड सी, और ऊपर जो है यहाँ पे ऊपर जो है ऊपर यूरोप शुरू हो जाता है। लेकिन यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे ना, यहाँ पे भी एक पानी की बॉडी है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो बहुत सालों पहले जब किसी को मान लो किसी यूरोपियन कंट्री को भारत आना था तो कैसे आते थे, अंग्रेज कैसे आए थे हमारे यहाँ पे, केप ऑफ गुड होप से आए थे। तो यहाँ पे मान लो यूरोप है तो ऐसे घूम के इसके अफ्रीका के नीचे से निकलकर यहाँ आते थे इंडिया में। अब ये रूट ना बहुत लंबा पड़ता है, केप ऑफ गुड होप वाला, है ना। तो क्या किया गया कुछ साल पहले जब अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था इजिप्ट वाले इलाकों में, तो इन्होंने क्या है यहाँ पे कैनाल खोद दी। यहाँ पे ऐसे छोटी सी जमीन यहाँ पे मिल रही थी, तो जो ऊपर मेडिटेरियन और नीचे रेड सी है ना, उनके बीच में कैनाल खोद दी। मतलब कैनाल क्या होता है, कैनाल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बम्बे होते हैं ना, जो अलग अलग गांव में आते हैं, जो सरकारी पानी मतलब नहरों से पानी आता है, इसमें बम्बे जो होते हैं, ऐसे बम्बे को हिंदी में सॉरी बम्बे को इंग्लिश में कैनाल बोल देता है। उसी तरह एक बम्बे की तरह यहाँ से खोद दिया है। अब जब यहाँ पे खोद दिया गया है, ये मतलब मैन मेड है इसलिए इसको कैनाल बोल रहे हैं। ठीक है, जो इसको खोद दिया है ना, अब यहाँ से क्या होगा, इसको इतना बड़ा खोदा है कि आराम से यहाँ से शिप आए और जा सके। तो अब जो भी यहाँ पे वो होगा, जो भी यहाँ पे वो बिजनेस होंगे, जो भी ट्रेड होंगे, इंडिया को कोई चीज मान लो ऊपर यूरोप की किसी कंट्री में भेजनी है, जैसे यूके में भेजनी है, तो इंडिया ये से निकाल के यहाँ से और यहाँ से शॉर्टकट से निकाल कर ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। अब यहाँ से लाएगा, नीचे से घुमाएगा, बहुत लंबा रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए भी इजिप्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि इजिप्ट के अंदर आपकी आती है, जो उसको कंट्रोल करता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इस कैनाल का नाम है स्विस कैनाल। आपने इसका नाम भी सुना होगा। अभी कुछ मतलब करीबन साल भर पहले इसमें एक शिप फंस गया था, है ना। ये शिप यहाँ पे फंस गया था। ये मतलब ये है तो खूब बड़ा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि शिप मतलब शिप तो तैरता है, ये ऐसे लंबाई में तैरेगा। शिप ये मान लीजिए शिप है, ये लंबाई में तैरेगा ऐसे, है ना, ऐसे तो तैरता है शिप। लेकिन अगर ये ऐसे तैरने की वजह ऐसे हो जाए यूं, तो जो फंस जाएगा उस कैनाल में, है ना, ऐसे तैर रहा है, ऐसे लंबाई में तैर रहा है ना यूं। लेकिन अगर ये यूं हो जाए यूं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फंस सकता है, क्योंकि वो कैनाल इंसान द्वारा खोदी गई है, तो इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसमें कैसे भी घूम जाओ, है ना। तो शिप जो है, तूफान आ गया वहां पे एकदम से, उसकी वजह से उसकी शिप जो है घूम गया, और जो है ये कैनाल, जैसे ये कैनाल जा रही है ये, है ना। तो जाने का तरीका क्या है, शिप आए और ऐसे सीधे चला जाए, है ना। लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे यहाँ पे तूफान आ गया, जब वो एवरग्रीन नाम का शिप था। उस शिप का क्या नाम था, एवरग्रीन। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, जो यहाँ पे फंस गया था। कई दिन 2-3 हफ्तों में जाके निकला था ऐसे। तो वो शिप ऐसे जा रहा था, तूफान आया, उसकी वजह से ऐसे घूम गया और ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है, तो अब ये खड़ा हो गया, तो ना ऊपर से कोई आ पा रहा, ना नीचे से कोई आ पा रहा, और ये एक सिंगल रूट ही है ना, यहीं से आते हैं यहीं से जाते हैं। हालांकि इजिप्ट जो है इसके बराबर में एक और खोद रहा है, ठीक है, ताकि आने के लिए अलग हो जाए, जाने के लिए अलग हो जाए, और ऐसी कोई सिचुएशन हो जैसे शिप फंस गया तो जो है दूसरे वाले का यूज किया जा सके। ठीक है, इसलिए अभी भी इजिप्ट जो है उसे खोद रहा है, आधे हिस्से में खुद चुका है, आधे में भी खुद रहा है आगे। ठीक है, तो ये जो आपका स्विस कैनाल है, ये इजिप्ट में आता है। तो इंडिया जो है इसमें जो है इंडिया अपना फायदा ले सकता है, जो स्विस कैनाल है उसके लिए। इसलिए जो है जो आपका इजिप्ट है उस पर इंडिया जो है उसको जो है आप उसके साथ अपना वो बना रहा है। मतलब देखिए, अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन कोई बना रहा है, अपनी अच्छी रिलेशन बनाना चाह रहा है, तो फायदे तो दोनों तरफ से देखे जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा आपसे नुकसान है फिर में हम आपसे जबरदस्ती रिश्ता बना लें, ऐसा तो है नहीं। जब रिश्ते अच्छे जब भी होते हैं जब कुछ फायदा हो किसी का, वरना फिर वो रिश्ते नहीं रह जाते, है ना। तो थोड़ा बहुत फायदा होता है, चाहे कैसा भी फायदा हो, लेकिन फायदा जरूर होता है। तो उसी तरह जो है इंडिया, जो इजिप्ट का भी इंडिया से बहुत फायदा है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था, इजिप्ट जो है जिसके गेहूं वगैरह नहीं होते, खेती वगैरह नहीं होती, रेगिस्तानी इलाका है थोड़ा, तो इंडिया ने इनको गेहूं भेजे थे जब यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, वो नहीं भेज पा रहे थे, है ना। तो वो जो गेहूं है इनको पसंद आए, अभी इंडिया से ऐसे गेहूं करेंगी, और भी जो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको इंडिया के साथ इंडिया जो है इनसे शेयर करेगा, तो इनको ये फायदा है। और भी बहुत सारी चीजों में इंडिया का फायदा है। इंडिया जो है 5वें नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है, चौथे नंबर पे इंडिया की आर्मी आती है, पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे है। तो इतनी सारी चीज जो है इन सब चीजों का फायदा उठा सकती है। जीडीपी जो है, जीडीपी है, या फिर आपकी आर्मी है, इसके साथ ही अपनी आर्मी को ट्रेन कर सकती है, अलग अलग एक्सरसाइज करा सकता है इजिप्ट। इनकी आर्मी सीखेगी, हमारी आर्मी भी उनसे कुछ ना कुछ सीखेगी, उनकी आर्मी भी हमसे सीखेगी। फिर दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है, बहुत सारे बिजनेसेस खोल सकती है, इस सबसे अपना हमारा जो है उसको एक्सेस ले सकती है, हम लोगों का फायदा उठा सकती है इजिप्ट हमारी कंट्री का, और इजिप्ट से जो है इंडिया फायदा उठा सकता है। तो दो तो मैंने आपको बता दिए। पहले तो जो है अफ्रीका
अफ्रीका और जो मिडिल ईस्ट है इसका जो है एक्सेस मिल जाएगा इंडिया को। दूसरा ये जो सूज कैनाल है इसमें इंडिया जो है अच्छे से अपना काम कर पाएगा, क्योंकि जिस कंट्री में सूज कैनाल है उससे अच्छे रिश्ते होंगे तो हमको परेशानी नहीं होगी ज्यादा आगे ज्यादा, ठीक है, उसमें इंडिया फायदा उठा पाएगा। फिर तीसरी चीज क्या होगी, देखिए ये जो इजिप्ट है आपका, ये इजिप्ट जो है ये आपका मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। अब क्या है, पाकिस्तान क्या करता है, उसको जब भी कोई सिंपैथी लेनी होती है, वो फायदा उठाना होता है इंडिया के खिलाफ, कुछ भी इंडिया में कुछ भी हो जाए तो क्या करता है, जैसे आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तो पाकिस्तान ने क्या फैलाया था पूरे देश में कि जो यहाँ पे मुसलमान है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि कुछ समय के लिए वहां पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया था ताकि जो है ये टेररिस्ट वगैरह जो होते हैं यहाँ पे कोई जो है टेररिस्ट एक्टिविटी ना कर पाए, क्योंकि ये लोग इंटरनेट की वजह से कर लेते हैं। तो जब तक पीस स्टेब्लिश ना हो जाए, है ना, पीस ना हो जाए, मतलब शांति ना हो जाए, तब तक के लिए वहां थोड़े दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था, करीबन साल भर के लिए, ठीक है। तो इस वजह से तो पाकिस्तान ने उसको पूरा फायदा उठाया, क्योंकि इंटरनेट इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, वो कोई वीडियो वायरल ना हो जाए कहीं इंटरनेट वगैरह पे, इसलिए उनको मारा, इसलिए जो है इंटरनेट बंद किया गया है। मतलब इंटरनेट पूरी तरह शट नहीं था, 2G चल रहा था वहां पे, ऐसे नहीं चल रहा था जैसे 4G यहाँ पे चलता है, ऐसे वो नहीं चल रहा था 4G 5G ना, 5G तो खैर अभी इंडिया में चलता भी नहीं है, 4G या 3G नहीं चल रहा था, 2G चल रहा था, ठीक है। वहां के लोगों को परेशानी तो बहुत हुई, ये बात भी मैं समझता हूँ, लेकिन वो जरूरी भी था, लोगों की जान ज्यादा जरूरी है, परेशानी से तो वो निकल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है परेशानी से, समझता हूँ वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी लोगों को, लेकिन जो जान होती है लोग आदमी की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काम तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो जो है इंटरनेट यहाँ पे बंद किया था, ठीक है। तो उसका क्या फायदा उठाया, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो उसी तरह जब जैसे इजिप्ट भी मुसलमान की कंट्री है ना, फिर तो जब पाकिस्तान सारे में ऐसा फैला रहा है तो इनको भी लगेगा यार हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, हमारे जैसे लोग हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, जैसे हमें हमारा धर्म है ऐसे लोग हैं, तो फिर ये जो है पाकिस्तान के साथ होकर इंडिया के लिए उल्टा सीधा सोचेगा। इंडिया जब इससे पहले इसीलिए कनेक्शन बना रहा है इजिप्ट से या कोई भी और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सबसे भी इंडिया अच्छे फैसले बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान इनको गलत गलत न्यूज देता है उससे बच सके और हमसे सीधी बात कर सके, देखिए जी पाकिस्तान ऐसे कह रहा है तो आपका क्या कहना है, आप ऐसे ही कर रहे हो, तो हम उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझा सके। जैसे ये जो प्रसार भारती ने साइन किया था डीडी न्यूज वाला, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो है फायदा हो, इसमें जो है हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पाएंगे। पाकिस्तान मान लीजिए इनको बता रहा है इनके लोगों को कि जी इंडिया ऐसे जुल्म कर रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन हम हमारा जो प्रसार भारती, हमारा जो डीडी न्यूज होगा उसके थ्रू बता पाएंगे कि कश्मीर की सिचुएशन क्या है, क्यों हमने करा है ऐसा, क्यों करना जरूरी था, ये सब हम उनके लोगों को समझा पाएगा। वो सब लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा पाकिस्तान जो फेक न्यूज फैला रहा है और सही न्यूज है वो क्या है, उनको ये सब पता चलेगी। इनकी गवर्नमेंट जब हमारे सीधे कनेक्शन में आ जाएगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है हमारी, तो सीधे कनेक्शन में आ गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने से, तो इनकी गवर्नमेंट हमसे सीधे बात कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे लिए है, ये जो आपका इजिप्ट है ये जरूरी है, ठीक है। ये जो अपने पाकिस्तान का, या तो पाकिस्तान वाला बोल दो, एक तो ये हो गया, उसको भी काउंटर करने के लिए जरूरत है। दूसरा अभी कुछ दिन पहले ये बाबरी मस्जिद वाला जो केस खत्म हुआ है, तो इससे भी जो है मोमडन जो है यहाँ पे मुसलमान जो है वो भी थोड़ा बुरा मान सकते हैं कि जो बाबरी मस्जिद है इसको यहाँ पे तोड़ा गया था और फिर भी उसके बाद जो राम मंदिर है उसको बनाने का फैसला कर दिया गया है, इससे भी नाराज हो सकते हैं। लेकिन ये केस जो है इसको इसमें डिस्कस नहीं करते हैं राम मंदिर वो वाला, बस मैं आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोच के जो है इजिप्ट अपने रिश्ते अच्छे कर रही है, समझ गए आप। ये पहले एक्सेस मिल जाएगा अफ्रीका का और इसका, अफ्रीका का और ये जो है आपका मिडिल ईस्ट का स्विस कैनाल के लिए, है ना। फिर पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उससे बचने के लिए, फिर ये प्रोपेगेंडा के अंदर ही राम मंदिर वाला आ गया ना, पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर भी खूब प्रोपेगेंडा फैलाया है कि इन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए बोल दिया है और जो यहाँ पे मस्जिद थी उसका वो कर दिया है। तो ये सब जो है इन सब चीजों से बचने के लिए और इन सब चीजों का फायदा उठाने के लिए जो ऊपर मैंने दो बताई है, इंडिया के लिए इजिप्ट जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऐसी चीजें बहुत सारे फायदा इजिप्ट भी इंडिया से ले रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप चलती है ऐसी चलती है कि एक दूसरे को म्यूचुअल फायदा हो, म्यूचुअल मतलब आपको भी हो और मुझे भी हो, ऐसा फायदा, है ना। ऐसा फायदा, कोई ऐसा फायदा जो दोनों को हो, दोनों उसका मजा ले पाए, दोनों उसका फायदा उठा पाए, ऐसे फायदे को म्यूचुअल फायदा बोल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आज की लास्ट न्यूज देखते हैं क्या है। टोयोटा नेम कोजी सातो एज न्यू सीईओ एंड जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, न्यू सीईओ एंड अकियो टोडा टेक चेयरमैन, ये मिट गया है मेरा हाथ लग के, चेयरमैन, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये क्या लिख रहा है। हाँ, तो क्या हुआ है कि जो टोयोटा कंपनी है ना, कार की कंपनी, आपने सबने नाम सुना होगा, वो कार वाली जो कंपनी है इसमें जो कार बनाती है टोयोटा, जैसे आपने कौन सी, मैं आपको टोयोटा की कोई कार बताऊं, एक टोयोटा कोरोला करके आती है गाड़ी, वो टोयोटा की है। और बताऊं आपको,
इनोवा, इनोवा एक गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, आप सबने देखी होगी इनोवा, बहुत सारी अच्छी गाड़ी है, ठीक है। वो कौन सी गाड़ी है, वो भी टोयोटा में आती है। तो ऐसे ही जो टोयोटा की गाड़ी है ना, तो वो जो कंपनी है टोयोटा एक कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है टोयोटा। तो इसके नए सीईओ चुना गया, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, जो कंपनी का पूरा एग्जीक्यूशन करते हैं, जो देखते हैं पूरी कंट्री को किसको कंपनी कंपनी को, कंट्री नहीं कंपनी को। तो कौन किसको चुना गया है, कोजी सातो, किसको, कोजी सातो। ये थोड़ा जापानीज नेम है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाए तो देख लीजिएगा, तो क्या है माफ करिएगा उसके लिए। तो कोजी सातो है तो नए सीईओ चुने गए, ठीक है। और जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है, अकायो टोयोडा। अकायो टोयोडा जो है वो यहाँ के नए चेयरमैन है, ठीक है। अकायो टोयोडा यहाँ के नए चेयरमैन है। और जो सीईओ चुने गए वो कौन है, कीशो सांतो। तो जो कीशो सांतो के बारे में अभी आपको बताऊंगा, पहले इनके बारे में बात करते हैं। अकायो टोयोडा, ये जो अकायो टोयोडा है ना, ये कंपनी बेसिकली इन्हीं की है, किसकी, जो टोयोटा कंपनी है इन्हीं की है। इनके दादाजी ने ये कंपनी खोली थी, ये उनके पोते हैं, है ना। और ये पिछले कई दशकों से इसके सीईओ थे, इस कंपनी के टोयोटा के, है ना। अब इन्होंने स्टेप डाउन किया है, मतलब अभी एक पोस्ट नीचे आए हैं। और जो ये है आपके कीजो सातो जो है, इनको कोजी सातो जो है, कोजी सातो जो है इनको यहाँ का सीईओ बना दिया है, ठीक है। और ये एक पोस्ट नीचे आके चेयरमैन बन गए, है ना। ये पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से इसके सीईओ थे, इसके टोयोटा के सीईओ थे, लेकिन अभी एक पोस्ट नीचे आ गए हैं। और ये जो है आपके कोजी सातो, इनको क्या बना दिया गया है, इनको यहाँ का सीईओ बना दिया है। समझ गए, ये जो है आपके अकायो टोयोडा, ये यहाँ के चेयरमैन बन गए, इन्हीं की कंपनी है, इनके दादाजी ने कंपनी खोली थी। ओके, तो जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो, टोयोडा, टोयोडा और टोयोटा थोड़ा थोड़ा सेम ही लग रहा होगा आपको, खाली ये टी तो चेंज हुआ है बीच में, ये टोयोटा वाला, ये डी वाला टोयोडा, है ना। तो ये कंपनी जो है इन्हीं की है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये जो है पीछे आ गए हैं और एक स्टेप नीचे हो गए हैं। और इन्होंने जो है ये इनको बना दिया है, एक कोजी सातो जो है इनको बना दिया है सीईओ। ये जो है 1 अप्रैल से इनकी टर्म जो है शुरू होगी, 1 अप्रैल 2023 से इनकी टर्म शुरू होगी, है ना। अभी तो 1-1.5-2 महीने है पूरे बीच में इनकी टर्म शुरू होने में। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा है मुझे आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा, तो आपने बोर्ड देख लिया होगा, ठीक है। अगर अभी आपने पूरा ध्यान से नहीं देखा हो तो बैक कर सकते हैं, बस तो बैक करने का ऑप्शन होता है, बैक करके और फिर देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, रैप अप करते हैं। वीडियो वैसी काफी लंबी हो गई होगी, और कल शाम के लिए आई एम रियली सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी बहुत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ रात शाम जो थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। अभी इतनी है कि मैं आपको पढ़ा सकूं, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आवाज भी थोड़ी शायद बदली बदली लग रही हो आपको, तो अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा वही है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझाऊं, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारा जो ये लेक्चर है, ये जो हमारी वीडियो है, ये जो करंट अपडेट्स की वीडियो है, आशा है आपको सब समझ में आया होगा इसमें। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जो मैं शाम को आपकी वीडियो लेके आऊंगा उसमें आपको सारा कुछ समझा दूंगा, शाम को या कल सुबह वाली में जो भी आपकी परेशानी आपको कुछ नहीं समझ आएगा वो आपको मैं समझा दूंगा। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, इसकी वीडियोस को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। क्योंकि क्या होता है जब आप शेयर और लाइक करते हो ना तो यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ जी ये अच्छी वीडियो है, और फिर वो उसको और ज्यादा सर्कुलेट अपनी तरफ से सर्कुलेट करता है। आप जो शेयर करेंगे ऐसे तो सर्कुलेट हो रही है, फिर यूट्यूब भी अपनी तरफ से करता है। उससे क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच पाएगी, हमको भी फायदा होगा, वो हमको सब्सक्राइब करेंगे और हम उनको भी हम फायदा दे पाएंगे, हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं उनको समझाने के लिए, ठीक है। आशा है आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा, इसलिए आप लगातार बने हुए हैं, क्योंकि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम नए नए अभी स्टार्ट किया, अभी 1.5-2 महीने ही हमको हुए हैं, तो और हम ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और नए टीचर से भी बात चल रही है कि नए टीचर जो है अगले 2 महीना फरवरी जो है उसमें जो है नए टीचर हमारे आ जाएंगे, मतलब नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो नए सब्जेक्ट बच रहे हैं। क्योंकि अभी तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस की एक वीडियो चल रही है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें अभी ऑर्गेनाइजेशन में बता रहा हूँ। उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया के अलग अलग कंट्री के साथ कौन कौन से कैसे कैसे रिलेशन इंडिया एंजॉय करता है ना, जो इंपॉर्टेंट कंट्री है जो पेपर में पूछ सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। करंट अफेयर करा रहा हूँ और आज का इतिहास करा रहा हूँ, ये मैं करा रहा हूँ। मैम क्या करा रही है, मैम आपको मैथ और रीजनिंग करा रही है। अभी हम 2 ही टीचर हैं तो हम करा रहे हैं, और अभी धीरे धीरे करके हम टीचर बढ़ाएंगे, जिसमें जो जीएस के सारे सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, है ना, और ये जो जितने भी सब्जेक्ट बच रहे हैं आपके, इन सबको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आज के फ्रेंड्स इतना ही। आशा है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे कल आज शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो में। धन्यवाद।